हेलो स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। हम लोगों ने स्टार्ट किया था कोलिजन। और कोलिजन बेसिकली क्या होता है, कोलिजन का डेफिनेशन, कोलिजन के टाइप्स हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके थे। ठीक है, तो हमने क्या देखा था बेटा कि ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन, है ना। हमने इसको दो कैटेगरी में बांटा था। एक को हमने बोला इलास्टिक कोलिजन और एक को हमने बोला इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, इलास्टिक कोलिजन में क्या होता था, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड होता था अलोंग विथ मोमेंटम एंड टोटल एनर्जी कंजर्वेशन। और इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं होता था। बाकी दो कंजर्वेशन यहाँ पर भी फॉलो होते थे, टोटल मोमेंटम कंजर्व्ड होंगे और टोटल एनर्जी कंजर्व्ड होगी। ठीक है, इसके अलावा एक और तरीका होता है इसको कैटेगराइज करने का। उसके बेसिस पर हम लोग इसको फिर से दो कैटेगरी में बांटते हैं। एक को कहते हैं बेटा हेड ऑन कोलिजन और एक को बोलते हैं ऑब्लिक कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन एंड ऑब्लिक कोलिजन। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं इसको। टाइप ऑफ कोलिजन on the basis of type of collision on the basis of line of impact. ठीक है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट, अंडरस्टूड। इसके बेसिस पर दो कैटेगरी होंगे इसके। एक को हम लोग बोलते हैं हेड ऑन कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन, ठीक है बेटे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ मान लो एक बॉडी है और ये दूसरी बॉडी है ना। ये इस तरफ चल रहा था U1 से, ये इस तरफ चल रहा था U2 से। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, इसका इन दोनों का लाइन ऑफ मोशन है। ठीक है, ये क्या है, इन दोनों का लाइन ऑफ मोशन है। जब इन दोनों के बीच में टक्कर होगी, ठीक है, जब ये दोनों टकराएंगे, कोलाइड करेंगे, ठीक है, तो इनका टक्कर कहाँ हो रहा है बेटा, इस जगह पर हो रहा है। यहाँ पर अगर आप कॉमन नॉर्मल डालोगे, ठीक है, आप अगर कॉमन नॉर्मल डालोगे तो ये होगा। तो ये वाला क्या हो गया बेटा, लाइन ऑफ इम्पैक्ट हो गया। दिस इज लाइन ऑफ इम्पैक्ट और दिस इज लाइन ऑफ मोशन। तो आप क्या देख पा रहे हो बेटा कि यहाँ पर लाइन ऑफ, यही था इसके चलने का, U1 और U2। तो इसका लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या हो रहा है, सेम है ना। जब ऐसा हो बेटा कि लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ इम्पैक्ट या लाइन ऑफ कोलिजन सेम हो जाए, तो हम लोग इसको कहते हैं हेड ऑन कोलिजन, अंडरस्टूड। ठीक है, तो हम इसको कह सकते हैं व्हेन लाइन ऑफ इम्पैक्ट एंड line of motion are in same line such collision is called head on collision। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, हेड ऑन कोलिजन कहते हैं, अंडरस्टूड। तो ये हो गई बेटा बात हेड ऑन कोलिजन की। सेकेंड टाइप होती है वो है ऑब्लिक कोलिजन। ठीक है, ऑब्लिक कोलिजन। तो आप ऑब्लिक कोलिजन इसका अपोजिट मान सकते हो, हेड ऑन कोलिजन का अपोजिट मान सकते हो। अगर ये दोनों चीजें एक लाइन पे नहीं होती है, दोनों अलग अलग होती है, तो ये फिर क्या हो जाएगा, ऑब्लिक कोलिजन कहलाएगा। फॉर एग्जांपल देखो बेटा, फॉर एग्जांपल मान लो कि ये एक वेज है, ठीक है, वेज है और ये स्टेशनरी है। ठीक है, अंडरस्टूड, ये स्टेशनरी है। एक बॉल जो है ना, एक स्फेयर जो है वो इस तरीके से गिर रहा है। ठीक है,
तो इसका लाइन ऑफ मोशन क्या हो गया बेटा, इस तरीके से हो गया इसका लाइन ऑफ मोशन। आगे बात समझ में, जब ये गिर करके यहाँ पे टकराएगा, ठीक है, इस तरीके से जब टकराएगा तो इस पर कॉमन नॉर्मल कौन सा होगा बेटा, दिस इज कॉमन नॉर्मल, ठीक है, दिस इज कॉमन नॉर्मल। तो इस पे जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट है वो कौन सा है, ये है लाइन ऑफ इम्पैक्ट। और देखो लाइन ऑफ मोशन कौन सा है, ये। तो दोनों अलग अलग है ना बेटे, दोनों क्या है, अलग अलग है। तो ये जो कोलिजन होगा वो कैसा होगा, ऑब्लिक कोलिजन होगा। अंडरस्टूड। या फिर दूसरा एग्जांपल ले सकते हो कि मान लो यहाँ पर एक बॉल रखा हुआ है, ठीक है, और इस तरीके से कोई दूसरी बॉल आती है, ठीक है, इस तरीके से कोई दूसरी बॉल आती है, क्लियर है। तो ये आएगा और यहाँ पर इस तरीके से टकराएगा, ठीक है। जैसे ही ये इसके कांटेक्ट में आएगा, ठीक है, कांटेक्ट में आएगा तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा बेटा, है ना, इस तरीके से हो जाएगा। तो देखो इसका लाइन ऑफ मोशन किधर है, इधर है, लेकिन कॉमन नॉर्मल जो आप डालोगे यानी लाइन ऑफ इम्पैक्ट जो है वो किधर होगा, इस तरफ होगा। तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या दिखेगा कि लाइन ऑफ इम्पैक्ट और लाइन ऑफ मोशन जो है वो सिमिलर नहीं है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट और लाइन ऑफ मोशन सिमिलर नहीं है। तो ऐसे जो कोलिजन होंगे हम उसको क्या कहेंगे, ऑब्लिक कोलिजन कहेंगे, ठीक है। तो बेटा क्या हो गया इसका ऑब्लिक कोलिजन का डेफिनेशन, व्हेन लाइन ऑफ इम्पैक्ट and line of motion are different such collision is called head on collision, ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग हेड ऑन कोलिजन। तो हमने अभी तक ये सीखा कि कोलिजन क्या होता है, कोलिजन के टाइप्स। तो एनर्जी के बेसिस पर हमने देखा दो टाइप के, इलास्टिक और इनइलास्टिक, और इसके बेसिस पर लाइन ऑफ इम्पैक्ट के बेसिस पर हमने देखा दो टाइप, हेड ऑन कोलिजन एंड ऑब्लिक कोलिजन, ठीक है, हेड ऑन कोलिजन या ऑब्लिक कोलिजन। कोलिजन में एक टर्म बहुत ज़्यादा यूज होता है, उसको कहते हैं हम लोग कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। सी दिस, व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा यूज होता है, इसको स्मॉल ई से शो करते हैं। क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, समझते हैं। मान लो बेटे यहाँ पर एक बॉडी है, सपोज ए, ये जा रहा है u1 स्पीड से, ठीक है, और एक दूसरी बॉडी है b और ये जा रहा है ub स्पीड से, सॉरी u2 स्पीड से। अगर मान लो बेटा u1 बड़ा हो गया u2 से, ठीक है, u1 अगर बड़ा है u2 से, तो ये इसका पीछा कर रहा है, तेजी से पीछा कर रहा है, तो ये आकर के क्या होगा, इसको पकड़ लेगा, और एक समय ऐसा भी आएगा जब ये इससे टकरा जाएगा, ठीक है। तो जब टकराएगा तो क्या होगा बेटा, ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो जब टक्कर होगी ना तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा प्रेस हो जाएगा, है ना, इसका जो सरफेस है वो कुछ इस तरीके से प्रेस हो जाएगा, डिफॉर्म हो जाएगा, क्लियर है, डिफॉर्म हो जाएगा। और फिर टक्कर जब खत्म होगी तो वापस से अपने अपने शेप में आ जाएगा और अलग अलग वेलोसिटी से चलने लगेगा। मान लो ये अब टक्कर के बाद क्या होती है कुछ ना कुछ चाल बदल जाता है उसका, इसका स्पीड मान लो अब v1 हो गया और इसका स्पीड मान लो अब v2 हो गया। तो ये क्या है बेटा, बिफोर कोलिजन है, ये बिफोर कोलिजन है सिचुएशन। यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, कोलिजन हो रहा है, और ये क्या है, आफ्टर कोलिजन है, आफ्टर कोलिजन, टक्कर के बाद, ठीक। तो ये तीन सिचुएशन है। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, डिफॉर्म होता है। आगे बात समझ में। तो बेटे जब डिफॉर्म होता है ना, ठीक है, जब डिफॉर्म होता है तो मैक्सिमम डिफॉर्मेशन के टाइम पर
मैक्सिमम डिफॉर्मेशन के टाइम पर दोनों की जो वेलोसिटी हो जाती है वो एक कॉमन वेलोसिटी हो जाती है। अंडरस्टूड? दोनों की जो वेलोसिटी है वो एक कॉमन वेलोसिटी हो जाती है, जैसा कि हमने आपको स्प्रिंग के केस में समझाया था, है ना। स्प्रिंग के केस में एक बॉडी आती है, स्प्रिंग को दबाती है, ठीक है। तो मैक्सिमम कंप्रेशन क्या होता है, कब होता है, जब दोनों बॉडी क्या हो जाती है, एक साथ चलने लगती है, ठीक है। तो उसके बाद फिर कंप्रेशन नहीं होगा। तो इस समय इसके पास क्या हो जाता है, एक कॉमन वेलोसिटी आ जाती है v। अंडरस्टूड? तो इस दौरान देखो क्या हुआ है बेटा, यहां से यहां तक देखोगे तो इधर क्या हो रहा है, डिफॉर्मेशन हो रहा है। इस रीजन में क्या हो रहा है, पहले ये सही था, यहाँ पर ये बिगड़ा, तो यहाँ पर क्या हुआ, डिफॉर्मेशन हुआ। इधर क्या हो रहा है, डिफॉर्मेशन, ठीक है। और फिर इधर क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, फिर से मतलब अपने शेप में वापस शेप में आ रहा है, ठीक है। वो अपने वापस से शेप में आ रहा है। तो इधर क्या हो रहा है, रिफॉर्मेशन, रिफॉर्मेशन, ठीक है, रिफॉर्मेशन। आगे बात समझ में बेटा। तो अगर मैं इस बॉडी को देखूं, है ना, तो इसकी वेलोसिटी पहले कितनी थी बेटा, u1, अब इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, v। तो इसके मोमेंटम में क्या हुआ बेटा, चेंज हुआ, ठीक है। मोमेंटम में क्या हुआ, चेंज हुआ। सिमिलरली इसके मोमेंटम में भी चेंज हुआ। आगे बात समझ में, इसके मोमेंटम में भी चेंज हुआ, इसके मोमेंटम में भी चेंज हुआ। तो मोमेंटम में चेंज किस वजह से होता है बेटा, इम्पल्स के कारण, है ना। मोमेंटम में चेंज किसकी वजह से होता है, इम्पल्स के कारण। हमने पढ़ा था इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, याद है आपको। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या कहता है, तो जे बराबर जे और डेल पी आपस में क्या होता है, बराबर होता है। और आपने देखा था इसको निकालने का तरीका आप क्या कर सकते हो, है ना, जो फोर्स है इनटू dt, है ना, एफ डी टी करोगे। ये कौन सा एफ बेटा, ये कौन सा एफ, तो इम्पल्सिव फोर्स, है ना। इम्पल्सिव फोर्स का टाइम के साथ इंटीग्रेशन करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इम्पल्स मिल जाएगा। तो इस दौरान क्या हो रहा है बेटा, इस दौरान क्या हो रहा है, डिफॉर्मेशन हो रहा है। इस दौरान जो इम्पल्स लगेगा वो कौन सा होगा, इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन होगा, ठीक है, इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। और इस तरफ जो होगा वो क्या कहलाएगा, इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन, ठीक है। आगे बात समझ में। तो यहाँ पर हम लोग एक क्वांटिटी डिफाइन करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ये होता है बेटा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ई, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं रेशियो ऑफ impulse of reformation to the impulse of deformation, ठीक है। इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन और इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन का जो रेशियो होता है उसको हम लोग कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। आगे कहानी समझ में, ओके। अब सवाल उठता है कि आप कैसे निकालोगे, है ना, कैसे निकालोगे इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन या इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। तो मान लो बेटा इसका मास क्या है, m1, इसका मास क्या है, m2, इसका मास अभी भी m1 रहेगा, इसका मास अभी भी m2 रहेगा। तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओगे, है ना बेटा, ठीक है। तो फ्रॉम मोमेंटम कंजर्वेशन अभी इसका मोमेंटम कितना है बेटा, m1 u1 प्लस इसका मोमेंटम कितना है, m2 u2। तो इस सिस्टम का, इस पूरे सिस्टम का बिफोर कोलिजन कितना मोमेंटम है, इतना है। इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर ये कॉमन वेलोसिटी हो जाता है इस समय, ठीक है। तो टोटल मास m1 प्लस m2 और कॉमन वेलोसिटी क्या है, मान लो v। तो देयरफॉर यहाँ से आपको कॉमन वेलोसिटी v मिल जाएगा, क्या बेटा, m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2 करके आपको क्या मिल जाएगा, कॉमन वेलोसिटी मिल जाएगा, ठीक है। कॉमन वेलोसिटी मिल गया। तो देखो इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन और इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन क्या हुआ, ठीक है। तो इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन पहले देखते हैं। इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन, ठीक है, इसको जे डी से शो कर सकते हैं, ठीक है। इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन को अपन जे डी से शो कर सकते हैं। तो क्या होता है इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन, तो कोई भी एक बॉडी पकड़ो बेटा, ठीक है, इसको पकड़ो, जैसे पहले बॉडी के पास, है ना, मोमेंटम कितना था इनिशियली, देखो m1 u1, और अब देखो इसके पास मोमेंटम कितना हो गया, m1 इंटू v, ठीक है। तो इम्पल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो फाइनली m1 v है
तो ये क्या हो जाएगा बेटा m1v, उसमें से माइनस करना पड़ेगा इनिशियल कितना है m1u1, ठीक है, m1u1, ठीक है। तो m1 कॉमन हो जाएगा बेटा v माइनस u1, यहां से आपको क्या मिल जाएगा इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है, इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन मिल जाएगा। और यहाँ से देखो है ना, आपको v मिला रहेगा, उस v को यहाँ पर क्या कर लोगे पुट कर लोगे, तो यहाँ से इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। सिमिलरली आप इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन निकालना चाहते हो, इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन, इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन, ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे जे आर से शो करेंगे। तो बेटा इसका देखो, अब सेम बॉडी को देख लो, इसका अभी कितना था बेटा m1 इंटू वी था, अब बाद में क्या हो जाएगा, मास तो सेम ही रहेगा, m1 लिए थे m2 लिए थे, तो अब कितना हो गया बेटा m1 v1 हो गया, है ना बेटे, m1 v1 हो गया। तो इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, अभी फाइनल क्या हो गया m1 v1, इनिशियली क्या हुआ, अब इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो ये इनिशियल हुआ ये फाइनल हुआ, ठीक है। तो इसका मोमेंटम m1 v1 और इसका m1 v, तो m1 v1 माइनस m1 v हो जाएगा, ठीक है। तो m1 v1 माइनस m1 v, तो m1 कॉमन हो जाएगा v1 माइनस v, है ना, ऐसा आ जाएगा। तो ये हो गया इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन। तो किसी एक बॉडी को देखना है, एक बॉडी का डिफॉर्मेशन और उसी बॉडी का रिफॉर्मेशन, उन दोनों का जो रेशियो होगा इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन और इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन, उन दोनों का रेशियो को ही क्या कहते हैं हम लोग, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कहते हैं, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कहते हैं। जब आप इन सारी चीजों को सॉल्व करके इसमें रखोगे, ठीक है, सारी चीजों को सॉल्व करके रखोगे तो ये आएगा तुमको सॉल्व करने के बाद v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2, ठीक है। ये सब सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिलेगा v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। अब देखो v2 माइनस v1 है क्या, तो v2 माइनस v1 क्या है, v2 इसकी वेलोसिटी है और v1 इसकी फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है, v2 इसकी फाइनल वेलोसिटी है और v1 इसकी फाइनल वेलोसिटी है। तो देखो अगर मैं बोलूं कि इसके साथ रिलेटिव वेलोसिटी निकालो, तो सेम डायरेक्शन में क्या होता है बेटा माइनस होता है, तो v2 माइनस v1 इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a। तो b क्या हो रहा है बेटा आगे बढ़ रहा है, आगे कब बढ़ेगा जब v2 बड़ा होगा, तो मतलब ये क्या हो रहा है इससे दूर जा रहा है ना, इसकी स्पीड ज्यादा होगी, ये ज्यादा तेजी से भाग रहा है, तो इसके बीच में दूरी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो जो सेकेंड बॉडी है वो इससे सेपरेट हो रहा है, किस रिलेटिव वेलोसिटी से, v2 माइनस v1 से। तो ये जो v2 माइनस v1 है इसको हम लोग कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, व्हाट इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन इधर u1 माइनस u2, है ना, u1 देखो u1 क्या था आ रहा था, u2 ये जा रहा था, ठीक है बेटा। तो u1 बड़ा था इसलिए ये इसको क्या कर पाया, कैच कर पाया। अगर ये u1 बड़ा नहीं होता तो ये तो कभी इसके पास ही नहीं पहुंच पाता, तो कोलिजन ही नहीं होता, ठीक है। तो ये इससे टकरा रहा है इसलिए क्योंकि इसकी स्पीड बड़ी है, और स्पीड बड़ी है इसलिए ये क्या हो रहा है इसके पास पहुंच पा रहा है, मतलब अप्रोच कर पा रहा है। तो अगर मैं बोलूं कि ये किस स्पीड से इसके साथ अप्रोच कर रहा है ना, मतलब इसकी रिलेटिव वेलोसिटी इसके साथ क्या है, तो आप बोलोगे u1 माइनस u2, ठीक है। तो u1 माइनस u2 क्या हो गया, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है, ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो दैट मीन्स कि आप कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को दो तरीके से डिफाइन कर सकते हो, एक बोल सकते हो रेशियो ऑफ इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन, इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन, दूसरा कह सकते हो कि रेशियो ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इन दो तरीकों से आप क्या कर सकते हो, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को डिफाइन कर सकते हो। आगे बात समझ में बेटे, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हमको अच्छे से समझ में आ रहा है। तो इसको अगर मैं डिफाइन करूं तो वी कैन से, पूरी डिस्कशन आपको अच्छे से समझ में आया। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या हो गया आपका, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन मैंने क्या बोला, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ
impulse of reformation to the impulse of deformation. ठीक है, it is defined as the ratio of impulse of reformation to the impulse of reformation. That is E equal to impulse of reformation upon impulse of deformation. JR और इसको क्या कह सकते हैं, JD. ठीक है, इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन एंड इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन. और करके हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, और करके इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ relative velocity of separation to the relative velocity of approach. ठीक है, it is defined as the ratio of relative velocity of separation to the relative velocity of approach. That is करके E equals to, है ना, relative velocity of separation upon relative velocity of approach. ठीक है, relative velocity of separation आपने क्या देखा, v2 minus v1 देखा, और relative velocity of approach u1 minus u2. So this is all about coefficient of restitution. ठीक है, coefficient of restitution आपको समझ में आया. ओके, अब ये जो coefficient of restitution है, E की जो वैल्यू है वो जनरली 0 से 1 के बीच में होता है. ठीक है, 0 से 1 के बीच में होता है. ओके, केस 1 इफ E इक्वल टू 1. ठीक है, अगर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू 1 हो गई तो इसका मतलब होता है इफ E इक्वल्स टू 1 इट इज कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन. इसको क्या कहते हैं, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन कहते हैं. अंडरस्टूड, इसको हम लोग परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन कहते हैं. E की वैल्यू 1 हो गई तो दैट इज आपके पास v2 माइनस v1 यानी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 1 हो जाएगी. दैट इज v2 माइनस v1 बराबर हो जाएगा u1 माइनस u2 के. दैट इज, है ना, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बराबर हो जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्या, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन. तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन वो होता है जिसमें रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है. कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 हो जाता है. ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 हो जाता है. बॉडी टकराती है और टकराने के बाद सेपरेट होकर के अलग अलग वेलोसिटी से चलती है. ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन. तो व्हाट इज परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, जिसमें टक्कर के बाद बॉडी सेपरेट हो जाती है और सेपरेट वेलोसिटी से चलती है और इस कंडीशन को फुलफिल करता है कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बराबर होता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के. ठीक है, तो ये हो गया परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन. जब भी आपको बोला जाए परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, E इक्वल्स टू क्या ले लेना है, 1 ले लेना है. ठीक है, सेकेंड केस, अगर E जो है 0 हो गया. ठीक है, अगर E 0 हो गया. केस 2, इफ E इक्वल टू 0, इसको हम लोग कहते हैं बेटा परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन. परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन. अंडरस्टूड, इसको हम लोग कहते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन. तो क्या हो जाएगा बेटा,
है। E इक्वल्स टू आपके पास क्या है, V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर V2 माइनस V1 क्या हो गया बेटा, 0 हो गया। मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या है, 0 है। दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज 0। क्या मतलब हुआ, 0 कब होगा बेटा, इसका मतलब V2 माइनस V1 0, मतलब V2 और V1 क्या हो गया, बराबर हो गया। मतलब दोनों बॉडी क्या हो रही है, सेम वेलोसिटी के साथ चल रही है। ठीक है, दोनों बॉडी क्या हो रही है, सेम वेलोसिटी के साथ चल रही है। तो इसका मतलब दोनों एक साथ चल रही है, दोनों एक साथ चल रही है, मतलब दोनों क्या हो गए, चिपक गए। ठीक है, तो अगर दो बॉडी आई और आकर के टकराई और टकरा करके चिपक गए, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं बेटा, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। ऐसे केस में आपका जो E होता है यानी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है वो क्या होता है, 0। तो व्हाट इज परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, जिसमें कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0 होता है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0 होता है और दोनों बॉडी चिपक जाते हैं। ठीक है, दोनों बॉडी आपस में चिपक जाते हैं और कॉमन वेलोसिटी के साथ चलने लगते हैं, तो ये हो जाता है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। ठीक है, E इक्वल्स टू 1 हुआ तो परफेक्टली इलास्टिक, E इक्वल्स टू 0 हुआ तो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इलास्टिक रहा तो दोनों सेपरेट हो जाते हैं आफ्टर कोलिजन, है ना, और अगर इनइलास्टिक रहा तो दोनों चिपक जाते हैं आफ्टर कोलिजन। ठीक है, क्लियर। तीसरा जो हुआ, तीसरा, ठीक है, उसमें क्या रहेगा, E की वैल्यू 0 से लेकर के 1 तक हो सकता है। इफ E ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 रहा तो, ठीक है, तो ये क्या हुआ बेटा, पार्शियली आप इसमें दोनों चीज रहेगा, पार्शियली परफेक्ट भी हुआ, पार्शियली, है ना, सॉरी पार्शियली इलास्टिक भी हुआ, पार्शियली इनइलास्टिक भी हुआ। ठीक है, तो इफ 0 से 1 तो इसको हम कह सकते हैं कि पार्शियली इलास्टिक हुआ। ठीक है, इसको पार्शियली इलास्टिक कह सकते हैं 0 से 1। तो 0 से 1 होगा तो जो भी होगा तो वो वैल्यू गिवन रहेगी आपके पास, तो यहाँ पर यूज करोगे आप V2 माइनस V1 और U1 माइनस U2 इक्वल्स टू E, जो भी E गिवन रहेगा और उसके हिसाब से आप सॉल्व करोगे। आगे बात समझ में, तो देखो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन में बहुत कुछ था सीखने को अपने पास, है ना बेटे। चलो, तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हम लोग समझ गए, आगे बढ़ेंगे बेटे। अब हमने देखो दो टाइप के कोलिजन देखे थे लाइन ऑफ इम्पैक्ट के बेसिस पर, एक को हमने बोला था हेड ऑन कोलिजन और एक को बोला था ऑब्लिक कोलिजन। तो अब हम बारी बारी से इनको देखेंगे कि हेड ऑन कोलिजन क्या होता है और ऑब्लिक कोलिजन क्या होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हेड ऑन कोलिजन, एक्चुअली हम ये तो जान ही चुके थे कि होता क्या है, अब इस ये वर्क कैसे करता है वो देखना है। तो हेड ऑन कोलिजन में क्या होता था आपको पता है ये चीज, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट और लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ मोशन क्या होता है, सेम होता है। तो ये एक बॉडी लिया बेटा मैंने, मास इसका m1 है और स्पीड इसका u1 है, ठीक है। इसके सामने दूसरी बॉडी है, मास इसका m2 है और स्पीड इसका u2 है, ठीक है। कोलिजन होती है, कोलिजन होती है और होने के बाद फिर ये सेपरेट्स, ये जो है v1 वेलोसिटी से और दूसरी वाली जो है वो v2 वेलोसिटी से आगे बढ़ जाती है, ठीक है। ऐसा हो रहा है। तो आपको पता है बेटा, आपको पता है कि कभी भी कोलिजन होता है तो मोमेंटम क्या होते हैं, कंजर्व्ड रहते हैं, ठीक है। इन कोलिजन टोटल मोमेंटम of the system remains conserved. So यहां पर कितना है बेटा, m1 u1 प्लस इसका क्या होगा m2 u2, है ना। उधर क्या है बेटा m1 v1 प्लस
बाद में क्या हो जाएगा m2 v2। तो आपको दिख रहा है कि मोमेंटम क्या है, कंजर्वेशन के कारण ये चीज आया। फिर हमको पता है वी नो दैट कि E बराबर क्या होता है v2 माइनस वी1 अपॉन u1 माइनस u2, है ना बेटा। तो यहाँ से मुझे v2 माइनस वी1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा E इंटू u1 माइनस u2, ऐसा आ जाएगा। क्लियर है? ओके। अब अगर मुझे ये निकालना है, देखो ये चीजें तो गिवन रहेगी कि हाँ भाई ये इस स्पीड से आ रहा था, ये स्पीड इस स्पीड से आ रहा है, टक्कर के बाद बताओ इसकी स्पीड क्या हो जाएगी या इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, ये अगर आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो बेटा कैसे निकालेंगे, है ना। तो आपको एक फॉर्मूला मिलना चाहिए जिससे कि आप दोनों में से किसी भी बॉडी का आप क्या कर सकते हो, टक्कर के बाद वेलोसिटी निकाल सकते हो। तो मान लो मुझे पहली बॉडी का वेलोसिटी निकालना है, v1 निकालना है। ठीक है, हमको क्या करना है, v1 निकालना है। तो कैसे करेंगे हम लोग, अगर मुझे v1 निकालना है तो मुझे v2 को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो यहां से हम v2 बराबर क्या लिख सकते हैं बेटा, therefore v2 इक्वल्स टू v1 प्लस e इंटू u1 माइनस u2, ऐसा हो जाएगा। इस v2 को हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिप्लेस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर रिप्लेस करेंगे फ्रॉम इक्वेशन वन क्या हो रहा है, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2 के बदले क्या रख लेंगे, ये पूरा टर्म रख लेंगे। ठीक है, तो v2 के बदले ये पूरा टर्म आ जाएगा। ठीक है, क्या है हमारा टर्म, v1 प्लस e इंटू u1 माइनस u2, ठीक है, ऐसा हो गया। और सिंप्लीफाई करते हैं, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v1 प्लस e m2 u1 माइनस u2। ठीक है, u1 माइनस u2, ऐसा हो गया। तो m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू, इन दोनों में v1 कॉमन है बेटा, तो m1 प्लस m2 v1 प्लस e m2 u1 माइनस e m2 u2, है ना, ऐसा हो गया। अब हम क्या करेंगे, इधर ले जाएंगे, u1 वाले को एक साथ करेंगे और u2 वाले को एक साथ करेंगे। तो देखो इनमें u1 कॉमन हो जाएगा m1 और उधर से आएगा em2 प्लस इधर क्या हो जाएगा, u2 कॉमन हो जाएगा और m2 प्लस क्या हो जाएगा em2। ठीक है, em2 ऐसा हो गया बेटा। तो इक्वल टू इधर क्या बचा, m1 प्लस m2 इंटू v1। ठीक है, तो देयरफॉर v1 बराबर क्या हो जाएगा, ये m1 प्लस m2 इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा m1 माइनस ई m2 बाय m1 प्लस m2 u1 प्लस इधर क्या हो जाएगा, m2 भी कॉमन हो जाएगा बेटा, 1 प्लस ई रह जाएगा u2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग वेलोसिटी ऑफ बॉडी 1 आफ्टर द कोलिजन। ठीक है, कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, इसका फॉर्मूला आपके पास है, m1 माइनस ई m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस m2 1 प्लस ई u2 अपॉन m1 प्लस m2। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बॉडी 1 आफ्टर कोलिजन। इसको मैं क्या करता हूँ, एक साइड में लिख देता हूँ, नोट करके छोड़ देता हूँ, v1 इक्वल टू m1 माइनस ई m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1 प्लस m2 1 प्लस ई u2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, अब अगर हमको सेकेंड बॉडी का निकालना है, सेकेंड का निकालना है, तो क्या करोगे बेटा, सेकेंड के लिए चाहिए v2 चाहिए, तो आपको v1 को क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। तो इस बार हम क्या करेंगे, यहां से v1 रिप्लेस करेंगे। तो v1 कितना हो जाएगा बेटा, देयरफॉर v1 इक्वल्स टू v2 माइनस e u1 माइनस u2, है ना, ऐसा हो जाएगा। v1 उधर चला गया, ये चीजें इधर आ गई, ऐसा हो गया। तो इस बार हम लोग किसको रिप्लेस करेंगे बेटा, v1 को रिप्लेस करेंगे। ठीक है, जो इक्वेशन 1 है यहां पर v1 को रिप्लेस कर लेंगे तो v2 बचेगा। ओके,
तो देखो क्या हो जाएगा बेटा, m1u1 प्लस m2u2, m1v1 के बदले क्या रख सकते हैं हम लोग, तो m1v1 के बदले है v2 माइनस ई u1 माइनस u2, ठीक है, और प्लस क्या है m2v2, ठीक है, एक्सपांड करना पड़ेगा, और m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल्स टू m1v2 माइनस m1e माइनस u2 प्लस m2v2, ठीक है। तो m1u1 प्लस m2u2, इन दोनों में v2 कॉमन है, v2 कॉमन ले लिया, m1 प्लस m2, इनको ब्रेक किया, माइनस m1u1e और माइनस माइनस प्लस m1u2e, ठीक है, m1u2e। अगेन क्या करेंगे, u1 u2 को इधर ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा देखो, इसमें u1 कॉमन हो जाएगा, m1 भी कॉमन हो जाएगा, u1 भी कॉमन हो जाएगा, 1 माइनस क्या रह जाएगा e, ठीक है, 1 माइनस e, सॉरी 1 प्लस e, हाँ 1 प्लस e रह जाएगा, और प्लस m2u2, इसमें u2 कॉमन हो जाएगा, u2 कॉमन हो गया, m2 माइनस em1, ठीक है, m2 माइनस em1 हो जाएगा, इक्वल्स टू v2 इंटू m1 प्लस m2, ऐसा हो जाएगा। देयरफॉर v2 इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा, देखो 1 प्लस e m1 इंटू 1 प्लस e u1 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m2 माइनस em1 u2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर ऑब्टेनिंग वेलोसिटी ऑफ सेकेंड बॉडी आफ्टर कोलिजन, ठीक है। तो आपके पास दोनों बॉडी के फॉर्मूले आ गए है ना बेटा। v2 इक्वल्स टू क्या हो गया, m1 इसको इस तरीके से लिखें, m2 माइनस em1, m2 माइनस em1 u2 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m1 1 प्लस e u1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है। तो हमारे पास दोनों बॉडी के फॉर्मूले आ गए, क्लियर है। आगे बात समझ में, v1 और v2 दोनों का कोई दिक्कत, चलो अब इस फॉर्मूले को आप याद रखो। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, डिफरेंट केसेस ले सकते हैं, जैसा कि आपने देखा कि इसमें एक हो सकता है परफेक्टली इलास्टिक हो जाए, एक हो सकता है परफेक्टली इनइलास्टिक हो जाए, है ना, इस तरीके से। तो केस वन फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, ठीक है बेटा। फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन क्या हो जाएगा, E की वैल्यू 1 ले लेंगे, है ना। फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा, और E जब 1 ले लोगे तो देखो क्या होता है, तब फिर v1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला m1, E की वैल्यू 1 रखोगे तो m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 हो जाएगा, प्लस वो देखो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 और u2 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया वेलोसिटी ऑफ बॉडी 1, ठीक है। सिमिलरली v2 क्या हो जाएगा बेटा, v2 हो जाएगा m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 u2 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 2m1 हो जाएगा अपॉन m1 प्लस m2 u2 सॉरी u1, अंडरस्टूड। तो दिस इज
फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। जब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा तो हम लोग इसको यूज करेंगे, अंडरस्टूड है ना। फिर हम लोग इसको यूज करेंगे, V1 V2 दोनों का एक्सप्रेशन आ गया। फॉर परफेक्टली इलास्टिक केस में ही अगर हम कुछ सब केस माने, ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक का ही चल रहा है बेटा, इसमें पार्ट ए माने, अगर ये मान के चलो बेटा कि जो सेकेंड बॉडी है अगर मान लो कि दोनों बॉडी का मास इक्वल है तो क्या होगा, इफ m1 इक्वल्स टू m2 इक्वल्स टू m ले लिया, फिर क्या होगा बेटा सोचो, है ना। तो ये m1 माइनस m2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना, जीरो हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 2m अपॉन 2m कैंसिल हो जाएगा, u2 बचेगा, ठीक है। तो देयरफॉर v1 क्या हो जाएगा देखो, है ना, यहाँ पर रखोगे पुट करोगे, ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, यहाँ पर 2m और 2m 1 हो जाएगा, u2। तो v1 बराबर क्या हो जाएगा बेटा, u2 हो जाएगा, v1 बराबर u2 हो जाएगा। और इसमें देखो ये वाला पार्ट भी जीरो हो जाएगा, 2m कट जाएगा, क्या बचेगा u1। तो v2 बराबर क्या हो गया u1, v2 बराबर क्या हो गया u1, ठीक है। तो देखो बेटा आपने क्या देखा था कि जो पहली बॉडी थी वो u1 से चल करके आ रही थी, दूसरी बॉडी थी u2 से चल करके आ रही थी, टक्कर के बाद है ना ये v2 हो गया और ये v1 हो गया। अब देखो अब क्या हो रहा है, v1 कितना हो गया, u2 हो गया, v1 u2 हो गया और v2 क्या हो गया, u1 हो गया। तो पहले इस बॉडी का u1 था, है ना, अब वो क्या हो गया, दूसरी बॉडी का हो गया, और पहले इसका u2 था, अब वो पहली बॉडी का हो गया u1। मतलब क्या हो रहा है बेटा, एक्सचेंज कर ले रहा है आपस में, दोनों बॉडी जो है अपनी स्पीड को क्या कर ले रहा है, एक्सचेंज कर ले रहा है। अगर ये मान लो 15 मीटर पर सेकेंड से जाता, 15 मीटर पर सेकेंड से, और ये 25 मीटर पर सेकेंड से, तो टक्कर के बाद पहले वाले का 25 और दूसरे वाले का 15 हो जाएगा, इसका 25 हो जाएगा और इसका 15 हो जाएगा, आपस में क्या कर लिया, एक्सचेंज कर लिया, ठीक है। आगे बात समझ में। तो यहाँ से हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ में आई कि अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो रहा हो और दोनों बॉडी का मास बराबर हो तो स्पीड क्या हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसको मैं नोट करके लिखता हूं, नोट, if mass of body are equal and collision is perfectly elastic then, ठीक है, if mass of body are equal and collision is perfectly elastic then after collision body exchange their speeds, ठीक है। स्पीड्स क्या कर लेता है, एक्सचेंज कर लेता है, जो कि आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये एक सब केस हो गया बेटा। दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, दूसरा मान लो बेटा सब केस बी, इफ m1 इक्वल्स टू m2 इक्वल्स टू m and u1 इक्वल्स टू u and u2 इक्वल्स टू 0। क्या मतलब हुआ बेटा, मतलब सेकेंड बॉडी क्या है, रेस्ट में, सेकेंड बॉडी एट रेस्ट, सेकेंड बॉडी एट रेस्ट रहा, ठीक है। तो क्या होगा, मतलब सिचुएशन आपका जो कह रहा है वो ये कि जो पहला बॉडी था m1 वो u से चल करके आ रहा था और दूसरा बॉडी क्या है, रेस्ट में है, ठीक है, और दोनों का मास क्या है, सेम है, ये रेस्ट में है, u इक्वल्स टू इसका क्या है 0। तो फिर क्या होगा, ठीक है। तो देखो बेटा सिचुएशन में आओ, आपके पास क्या है, v1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो ये वाला पार्ट तो 0 हो गया क्योंकि आपने दोनों का मास बराबर लिया है, ये वाला पार्ट 0 हो गया, ठीक है, और u2 आपके पास ऑलरेडी क्या है 0 है, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0। तो टक्कर के बाद जो इसकी वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और सेकेंड वाली की देखो v2 इसमें रखोगे तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा बेटा, ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, 2m
अपॉन 2m कैंसिल हो जाएगा, इक्वल्स टू क्या बचेगा u1, और u1 कितना है आपके पास u, तो इसके पास क्या वेलोसिटी आ जाएगी बेटा u आ जाएगी। तो आप क्या देख पा रहे हो बेटा, क्या देख पा रहे हो, जो पहले चल करके आ रही थी वो क्या हो गई, अब रुक गई, और जो रुकी हुई थी अब वो चलने लगी, किसकी वेलोसिटी से, इसकी वेलोसिटी से। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ भी एक्सचेंज ही हो रहा है ना, इसने इसको दिया, इसने इसको दिया, इसने इसको दिया तो ये u से चलने लगा, और इसने इसको दिया तो ये रुक गया। ठीक है, बेसिकली हो एक्सचेंज ही रहा है, लेकिन अगर कंफ्यूज ना करो तो आपको मैंने दूसरे तरीके से भी समझा दिया। ठीक है, तो अगर दोनों का मास इक्वल है और एक रेस्ट में है, दूसरा चल करके आ रहा है, तो क्या होता है बेटा, जो चल के आ रही होती है वो रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है, और जो रुकी हुई थी वो चलने लगती है विद द सेम स्पीड एज ऑफ द मूविंग बॉडी। ठीक है, तो इसको भी नोट करके लिखा देता हूं, इफ टू इक्वल मास बॉडी collide such that one of them is at rest initially, then after collision body at rest start moving। ठीक है, स्टार्ट मूविंग विद द स्पीड ऑफ इनिशियल मूविंग बॉडी, जो पहले से चल करके आ रहा था उसके स्पीड के साथ चलने लगता है, एंड द सेकेंड बॉडी स्टॉप्स। ठीक है, समझ गए होंगे या नहीं, आपको वो हो रहा है तो आप अपने शब्दों में लिख लेना। जो मैं कहना चाह रहा हूं कि जो चल करके आएगा वो रुक जाएगा, और जो रुका हुआ था वो अब चलने लगेगा, किसकी वेलोसिटी के साथ, जो चल के आ रहा था। ठीक है, आप अपने तरीके से इसको लिख लो। क्लियर है बेटा। दूसरी चीज हम लोग क्या कर सकते हैं, एक और केस मान सकते हैं। मान लो कि कभी कभार ऐसा होता है कि एक बॉडी किसी ऐसे बॉडी से टकरा जाती है। ठीक है, एक बॉडी किसी ऐसे बॉडी से टकरा जाती है जिसकी मास बहुत ज्यादा है। ठीक है, जिसकी मास क्या है बेटा, बहुत ज्यादा है, तो फिर क्या होगा, इफ पार्ट सी देख रहे हैं, इफ m2 इज मच ग्रेटर देन m1। ठीक है, m2 इज मच ग्रेटर देन m1, तो फिर क्या होगा, तो देखो बेटा m2 अगर बहुत बड़ा हुआ तो क्या बोल सकते हैं इसमें, v1 m2 बहुत बड़ा हुआ, ठीक है बेटा। अगर मैं यहाँ पर m2 को बहुत बड़ा मानूं तो m1 को क्या कर सकता हूँ, निग्लेक्ट कर सकता हूँ, और अगर मैं इसको निग्लेक्ट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, -m2 बाय m2, ये कैंसिल हो जाएगा, 2m2 बाय m2, तो u1 u2 हो जाएगा।
is much greater than m1. Second, what is rest? ठीक है, इसके साथ एक और कंडीशन जोड़ना पड़ेगा। इफ m2 इज मच ग्रेटर देन m1 एंड m2 इज एट रेस्ट। जैसे कि ऐसा होता है, ये वॉल है, ठीक है, बहुत बड़ी वॉल है? ऐसा एक वॉल है और कोई चीज आकर के इससे टकराई, ठीक है, तो वॉल पे कुछ असर होगा क्या? नहीं होगा, है ना। वॉल पे, या बहुत बड़ी ट्रेन है, उस ट्रेन से जाकर के साइकिल टकरा जाएगी तो ट्रेन को क्या फर्क पड़ने वाला है? कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है। तो ऐसे सिचुएशन में, है ना, क्या होगा? m2 रेस्ट में है, यानी u2 क्या हो गया बेटा? 0 हो गया। दैट इज u2 क्या हो गया? 0 हो गया। तो फिर इसमें लगाओ, क्या हो जाएगा? m1 माइनस m2, है ना, अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ पर करोगे तो आपको m2 चूंकि बहुत बड़ा है तो m1 क्या हो जाएगा? निगलेक्ट हो जाएगा, यहाँ भी m1 निगलेक्ट हो जाएगा, माइनस m2 बाई m2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। v1 इक्वल्स टू क्या आएगा बेटा? माइनस ऑफ u1 आएगा, ठीक है। v1 इक्वल्स टू क्या आएगा? माइनस ऑफ u1। और यहाँ पर u2 चूंकि हमने रेस्ट में ले लिया है तो ये वाला तो कुछ नहीं होगा, तो वो क्या हुआ, है ना। और v2 को अगर देखें तो ये क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पर भी आपका जो u2 है वो तो ऑलरेडी 0 है, तो ये वाला पोर्शन 0 हो गया, ठीक है। और m1 आपने बहुत छोटा लिया है और m2 बहुत बड़ा लिया है, तो इसमें यहाँ पर इग्नोर कर दोगे इसको, तो m1 बाई m2 आ जाएगा, और m2 बहुत बड़ा है तो ये वाला टर्म भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, है ना। तो v2 क्या होगा? उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आप क्या देख पा रहे हो बेटा? जो पहली बॉडी जिस स्पीड से आ रही थी उसी स्पीड से क्या हो गई? वापस हो गई, ठीक है। तो सेम स्पीड से वो क्या हो जाएगा? रिटर्न हो जाएगा पहली बॉडी, और सेकेंड बॉडी पर कोई असर ही नहीं होगा, ठीक है। सेकेंड बॉडी पर कोई असर ही नहीं होगा, ठीक है। तो बेटा देख लिया आपने, अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हुआ तो आपको इस तरीके से ट्रीट करना है, अंडरस्टूड। ये सारे रूल्स यूज करने हैं। लेकिन बाकी अगर कोई हुआ जिसमें कि ई की वैल्यू गिवन होगी तो फिर आपको ये यूज करना पड़ेगा, है ना। जो हमने बीच वाला सिचुएशन लिया था 0 to 1 वाला, है ना, तो उसमें क्या होगा बेटा? ये सारे सिचुएशंस यूज होंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, ई की जो भी वैल्यू गिवन रहेगी वो ई की वैल्यू आप यहाँ पर यूज करोगे बच्चे, ठीक है। आगे बात समझ में। तो ये रही कहानी हेड ऑन कोलिजन की। ठीक है बच्चे, अब चाहे तो हम कुछ एग्जांपल्स ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, बोला जा रहा है कि two identical balls are approaching towards each other on a straight line with a velocity 2 मीटर पर सेकेंड and 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, दो बॉडी है, एक जो है इधर दोनों आइडेंटिकल है, दोनों का मास सेम है, ये 2 मीटर पर सेकेंड से और ये 4 मीटर पर सेकेंड से एक दूसरे की ओर आ रहा है। ठीक है, फाइंड द फाइनल वेलोसिटीज आफ्टर इलास्टिक कोलिजन बिटवीन देम। कैसा कोलिजन है? इलास्टिक कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, फाइनल वेलोसिटी निकालना है। इसका फाइनल वेलोसिटी क्या होगा और इसका फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, ये अपने को निकालना है। ठीक है, तो बेटा आपको क्या करना है, सबसे पहले यहां पर देखो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या हो रहा है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या हो रहा है बताओ। तो वो हो रहा है v, या मैं बोलूं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होता था बेटा, u1 माइनस u2 होता था। इस डायरेक्शन को अगर प्लस लोगे तो बेटा इस डायरेक्शन को माइनस लेना पड़ेगा, तो u1 क्या हो गया 2 माइनस u2 क्या हो गया -4, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 टू जा 6 मीटर पर सेकेंड क्या हो गया, इसका रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो गया। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन
ये क्या हो जाएगा बेटा, v2 माइनस v1, ठीक है, v2 माइनस v1 मान लो, है ना, इधर और इधर हमने माना, ठीक है, v2 माइनस v1, ये हमें पता नहीं है, ठीक है, बट हमको ये पता है कि इन दोनों के रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कहते हैं। तो v2 माइनस v1 अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज 6 और e की वैल्यू आपको क्या दे दिया है 1, है ना, गिवन है ये कि इलास्टिक कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन है तो e क्या लेना पड़ेगा 1 लेना पड़ेगा, है ना बेटा, इलास्टिक कोलिजन है ना, आफ्टर इलास्टिक कोलिजन बिटवीन देम तो e की वैल्यू जो है वो 1 है, तो देयरफॉर v2 माइनस v1 इक्वल्स टू क्या हो गया 6 हो गया, ठीक है, v2 माइनस v1 इक्वल्स टू क्या हो गया 6 हो गया, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। साथ में मोमेंटम कंजर्वेशन यूज करो बेटा, तो फ्रॉम मोमेंटम कंजर्वेशन इसका मोमेंटम कितना है बेटा m इंटू 2, तो 2m, और उसका क्या है m इंटू माइनस 4, तो माइनस 4m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा mv1 प्लस mv2, ठीक है, mv2, तो m कैंसिल हो गया, 2 माइनस 4 माइनस 2 इक्वल्स टू v1 प्लस v2 इक्वल्स टू इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इन दोनों इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करो, ऐड कर दो दोनों इक्वेशन को, तो क्या हो रहा है प्लस v1 माइनस v1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या बेटा 2v2, तो 2v2 बराबर क्या हो गया माइनस 2 प्लस 6 क्या हो गया 4, तो 2 2 जा, तो v2 बराबर आया बेटा 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, v2 बराबर क्या आया 2 मीटर पर सेकेंड, प्लस में आया मतलब मेरा गिवन जो डायरेक्शन है वो सही है, ठीक है, तो ये वाला जो है वो जाएगा इस तरफ 2 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, फाइनली ये 2 मीटर पर सेकेंड से उधर जाएगा। अब v1 देखो क्या होगा, है ना, तो किसी एक इक्वेशन में रख लो बेटा, देयरफॉर है ना फ्रॉम इक्वेशन 1 तो v2 के बदले क्या रख सकते हैं 2 माइनस v1 इक्वल्स टू 6, तो देखो ये इधर आ जाएगा, v1 बराबर क्या हो जाएगा बेटा 2 माइनस 6 दैट इज माइनस 4 मीटर पर सेकेंड, यानी ये इधर जाएगा अब किससे 4 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, तो आफ्टर कोलिजन क्या हो रहा है वो उधर जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से और ये इधर जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से, तो देखो वो वाली बात सच हुई कि आफ्टर कोलिजन क्या करता है, क्योंकि आइडेंटिकल बॉडी था ना, आइडेंटिकल था, इलास्टिक था कोलिजन, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता था बेटा वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाता था, तो देखो पहले ये 4 मीटर पर सेकेंड से इधर जाता था, तो अब ये 4 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रहा है, पहले ये इधर जा रहा था 2 मीटर पर सेकेंड से, अब ये जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से इस तरफ, ठीक है, तो हम बिना सॉल्व किए भी इसको बोल सकते थे, है ना, कि वेलोसिटी एक्सचेंज होनी है चाहिए, तो हमको इसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्टली बोल सकते हैं, अंडरस्टूड, तो इसका हो गया 2 मीटर पर सेकेंड एंड 4 मीटर पर सेकेंड आफ्टर कोलिजन, इसकी सिचुएशन कुछ इस तरीके से हो गई, क्लियर है बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, बोला जा रहा है 3 balls A, B and C of same mass are placed on a frictionless horizontal plane in a straight line as shown. Ball A is moved with velocity u towards the middle ball B. If all the collisions are elastic, then find the final velocity of all the balls. ठीक है, 3 balls A, B and C, 3 balls A, B and C of same mass m, of same mass small m, are placed on a frictionless horizontal table in a straight line as shown in figure, ठीक है, as shown in figure. Ball A is moved with velocity u, ball A is moved
with velocity u towards the middle ball B, towards the middle ball B. If all the collisions are elastic, if all the collisions are elastic, then find the final velocities of the balls. Then find the final velocities of the balls. ठीक है, बॉल्स की फाइनल वेलोसिटीज क्या हो। तो डायग्राम देखो बेटा, इसमें क्या हो रहा है, एक बॉल A है, एक बॉल B है और एक बॉल C है, तीनों का मास सेम है, ये चल करके आ रहा है U से, ठीक है, बाकी सब क्या है, रेस्ट में है, ठीक है बेटा। तो अब आप मुझे ये बताओ पहले कि पहला टक्कर कहाँ होगा। तो पहला टक्कर इन दोनों के बीच में होगा। क्या सिचुएशन लग रहा है, बोल रहा है इलास्टिक कोलिजन है सर, प्लस दोनों का मास आइडेंटिकल है। तो देखो हमने ऐसा केस पढ़ा था, जब दोनों के मास इक्वल हो, एक रेस्ट में हो, दूसरा चल के आ रहा हो, तो क्या होता है, चलने वाला रुक जाता है और रुका हुआ वाला चल पड़ता है, ठीक है। तो आफ्टर कोलिजन है ना, ए जो है, ए क्या हो जाएगा बेटा, वो रेस्ट में आ जाएगा और बी जो है वो चलने लगेगा, है ना, बी चलने लगेगा। किस स्पीड से चलने लगेगा बेटा, यू से चलने लगेगा, ठीक है, आगे बात समझ में। और सामने उसके कौन है, सी है, सामने कौन है, सी है। तो फिर ये चलने लगेगा, फिर चलते हुए क्या होगा, ये सी से टकरा जाएगा, ठीक है, वो क्या होगा, सी से टकरा जाएगा। तो ए रेस्ट में है और इसके जब इसमें इन दोनों के बीच में जो टक्कर होगा, तो यहाँ पर भी सेम सिचुएशन लागू होगा बेटा। क्या, इसके भी पास सेम मास है, सेम मास है, ये रेस्ट में है और ये चल के आ रहा है, तो फिर से वही चीज होगा। अब की बी क्या आ जाएगा बेटा, रेस्ट में आ जाएगा, बी रेस्ट में आ जाएगा और अपनी वेलोसिटी इसको ट्रांसफर कर देगा, तो ये यू वेलोसिटी से चल देगा, है ना, ठीक है, सी यू वेलोसिटी से चल गया। तो फिर देखो फाइनली क्या हो रहा है बेटा, ए 0 हो गया, बी 0 हो गया और सी का क्या हो गया, यू हो गया, है ना, सी का क्या हो गया, यू हो गया। तो देखो बेटा आप आसानी से ऐसी चीजों को सॉल्व कर सकते हो। अंडरस्टूड, क्लियर है। तो बेटे आज की सभा आप यहीं पर समाप्त करते हैं हम लोग, ठीक है, ओके, बाय बाय।